गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, द एग्जांपल ऑफ ए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। अभी अपन ने जो भी डिस्कस किया है, जो पढ़ा है, वह है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम और उस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन या उनके एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने, वो था इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर, हेड ऑन कोलिजन उसमें पढ़ा था अपन ने, और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी डिस्कस किया था। और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस थे कि जब उसकी दोनों के मास समान होते हैं पार्टिकल के, तब क्या कंडीशन होगी, और मास है वह जो टारगेट पार्टिकल है उसका मास छोटा होता है तब कंडीशन क्या होगी, और टारगेट पार्टिकल का मास बड़ा होता है तब उसकी कंडीशन क्या होगी। इसी सीरीज़ में अपन दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। कोई भी गन है, बंदूक है, पृष्ठपात्र है, उसका जो प्रतिक्षेप वेग है जिसको अपन रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, उसकी जानकारी लेंगे कि वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको नॉर्मल यूँ देखिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो वही वस्तु है वह आपको पीछे उतना ही धक्का लगा रही है। तो सेम अपन रिकॉइल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब भी कोई भी किसी बंदूक से या गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट फायर करने पर जो बुलेट आगे की तरफ गति करती है तो उतना ही उसके जो रेफरेंस में है बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी होता है। और वह रिकॉइल वेलोसिटी अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम के द्वारा देखेंगे कि उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने एक सांकेतिक चित्र बनाया है। यह एक गन का डायग्राम है, सिमेट्रिक डायग्राम। अब देखिए इसमें जैसे ही इसको फायर करते हैं तो इसमें एक स्मॉल एम द्रव्यमान की बुलेट है, वह स्मॉल वेलोसिटी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ गति करेगी। ये तो जब आगे, क्योंकि सिस्टम है अपने आप में आइसोलेट सिस्टम है, विलगित निकाय है, कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही ये बुलेट है वह फायर करने पर आगे की तरफ गति करती है तो इसका संवेग संरक्षित रहना ज़रूरी है। तो वह संवेग संरक्षण के लिए जो बंदूक है वह पीछे की ओर गति करेगी ताकि उसका संवेग है वह सुरक्षित रह सके, निकाय का कुल संवेग सुरक्षित रह सके। तो इस निकाय में देखते हैं कि घटना से पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग, अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो घटना से पहले का संवेग, तो घटना से पहले के संवेग का मतलब क्या है कि जब घटना घटित ही नहीं हुई थी तब बंदूक का कोई वेग नहीं था और गोली का भी कोई वेग नहीं था, तो घटना से पहले का संवेग हो गया है अपना 0। और घटना के बाद का संवेग कितना है? घटना के बाद का संवेग देखिए कि घटना के बाद के लिए जब गोली है वो स्मॉल वी वेग से गति कर रही है तो उसका हो गया एम और वी, इतने वाला संवेग, प्लस बंदूक है वह कैपिटल वी वेग से पीछे की ओर गति करेगी तो उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो ये होगा कैपिटल एम और वी। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके। तो ये इस बात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई सिस्टम है जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम के ऊपर किसी भी बाह्य कारक के द्वारा, किसी भी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी प्रकार का कोई भी आरोपित नहीं होता है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स है वह 0 होता है। तो इसका मतलब उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि द बैकवर्ड रिकॉइल गन मोमेंटम बैलेंस द फॉरवर्ड बुलेट मोमेंटम टू मेंटेन द 0 टोटल मोमेंटम। कि जो बुलेट है वह आगे की तरफ गति करती है तो उसके जो मोमेंटम को है बैलेंस करने के लिए गन है वह पीछे की तरफ वेलोसिटी से मोमेंटम क्रिएट करेगी। जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी थी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की इक्वेशन, या घटना से पहले या घटना के बाद की इक्वेशन संवेग संरक्षण की, वह इक्वेशन अपन ने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए ये वाला स्मॉल जो द्रव्यमान है वह बुलेट जिसको अपन गोली बोलते हैं उसका द्रव्यमान है, और स्मॉल वी बुलेट का वेलोसिटी है, कैपिटल वी गन का मास है, और कैपिटल वी है वह गन का रिकॉइल वेलोसिटी है। तो v बराबर वी आर मैंने रिकॉइल वेलोसिटी के रूप में लिखा, तो इस इक्वेशन से क्या आएगा? माइनस का स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए आपसे कि वी आर का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। द वैल्यू ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी इज गिवन एज द माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, which explains that the recoil velocity is directly inversely proportional to capital M. We can write VR is directly inversely proportional to capital M, which means the heavier guns have lesser recoil velocity and lighter gun have higher recoil velocity.
तो ये बात इससे अपन कह सकते हैं कि जो भी हल्की बंदूक होंगी उनका जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, और जो है ज़्यादा भारी बंदूक होंगी उनका रिकॉइल वेलोसिटी है वह कम होगा। इसीलिए जब भी देखा होगा कि फायरिंग करते हैं तो जो गन होती है उस गन का जो पिछला हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड बट, उस बट को कंधे से चिपका के रखा जाता है। कंधे से चिपका के इसलिए रखा जाता है ताकि जब आप बुलेट फायर कर रहे होते हैं तो बंदूक का जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो मोमेंटम की फॉर्म में हो, ना कि इम्पल्स की फॉर्म में। क्योंकि अगर आप कंधे से चिपका के उसके बट को नहीं रखेंगे और आप कोई बुलेट फायर करते हैं तो बंदूक है वो रिकॉइल वेलोसिटी के कारण से पीछे की ओर धक्का देगी और वह आपके कंधे को आके टकराएगी और उससे कंधे में इंजरी हो सकती है। तो जब भी इसकी फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहला रूल यही बताया जाता है कि बंदूक का जो बट होता है उसको अपने शोल्डर से चिपका के रखें, ताकि आपका जो शोल्डर है वह बंदूक के मोमेंटम को बैलेंस कर सके और आपको इंजरी ना हो इसके लिए। ओके, तो ये सीधा सीधा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ताकि बंदूक को थोड़ा सा हैवी भी बनाया जाता है, हल्का बंदूक नहीं बनाया जाता। हल्का बंदूक इसलिए नहीं बनाया जाता कि जो भी ज़्यादा दूर जो लॉन्ग रेंज कारगर वाली बंदूक होती हैं जिनकी बुलेट काफ़ी लॉन्ग रेंज तक किलिंग पावर रखती है, वैसी बंदूक होती हैं उनको हैवियर बनाया जाता है, ज़्यादा भारी बंदूक बनाया जाता है ताकि वह रिकॉइल वेलोसिटी है वो कम कर सकें। अगर वह ज़्यादा दूर तक मार करने वाली जो बंदूक होती है जिनकी बुलेट है वह काफ़ी वेलोसिटी से आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन करती है तो उस बंदूक का जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और रिकॉइल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए उस बंदूक को, उस गन को थोड़ा सा भारी बनाया जाता है ताकि वह उस बुलेट के द्वारा क्रिएट फॉरवर्ड मोमेंटम को बैलेंस कर सके रिकॉइल वेलोसिटी और रिकॉइल मोमेंटम के द्वारा। अब इसी सीरीज में अपन एक तीसरा एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, द इक्वेशन ऑफ रॉकेट। ये इक्वेशन ऑफ रॉकेट है, उसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। तो आप सिंपल सा ये देखिए कि कोई भी रॉकेट है वह वर्टिकल फॉर्म में या ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, जैसे इस प्रकार से कोई रॉकेट खड़ा है तो ऊपर की तरफ गति करता है। आप पेन की डायरेक्शन को देखिए स्टूडेंट्स, कि जैसे ही उसमें एग्जॉस्ट चालू होता है तो उसके द्वारा रॉकेट है वह वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गति करता है। तो वह किस प्रकार से गति करता है, जबकि आप देखते हैं कि जब रॉकेट इनिशियल कंडीशन में होता है, इनिशियल कंडीशन का मतलब प्रारंभिक अवस्था में, जब उसमें कोई भी इग्निशन नहीं होता है, कोई एग्जॉस्ट चालू नहीं हुआ होता है, तब तक उस रॉकेट का जो कुल द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान कौन कौन सा होता है, उसमें भरे हुए ईंधन के रूप में जो लिक्विड गैसेज भरी हुई हैं उनका द्रव्यमान, प्लस जो लोहे का ढांचा और उसमें जो मशीनरी लगी हुई है उनका द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान के द्वारा मिलकर रॉकेट का कुल द्रव्यमान होता है। लेकिन जैसे ही उसमें एग्जॉस्ट चालू होता है तो एक थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो वह थ्रस्ट क्या करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ धकेलता है। और इसीलिए जो रॉकेट का प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि जब एग्जॉस्ट चालू हो, एग्जॉस्ट का मतलब उसमें गैसेज का निकलना, जो रॉकेट जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो बहुत ही भारी मात्रा में गैसेज निकलती हैं और वह उस जिस प्लेटफॉर्म पर रॉकेट को खड़ा किया गया है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं, बल लगाती हैं। एग्जॉस्ट इसे प्रणोद बोलते हैं, अपन थ्रस्ट बोलते हैं। उस थ्रस्ट के कारण से रॉकेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गति करता है। तो ज्यों ज्यों टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ईंधन जलता जाता है। तो जब ईंधन है वह जलेगा, ईंधन कंज्यूम होगा, कंजप्शन होगा ईंधन का, इसका मतलब रॉकेट का द्रव्यमान है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको अपन सीधे सीधे यूँ बोल सकते हैं कि रॉकेट का जो कुल द्रव्यमान है उसमें समय बढ़ने के साथ में जो दर है वह जो उसका द्रव्यमान है वह कम होगा, या उसकी जो द्रव्यमान की परिवर्तन की दर है वह समय बढ़ने के साथ जो जो समय बढ़ता जाएगा वह परिवर्तित होती जाएगी। एक समय के बाद में जो रॉकेट है वह एक पोजीशन तक पहुंच जाएगा तो उसमें से जो भी एग्जॉस्ट या जो फ्यूल के जो सपोर्टिंग जो भी पार्ट्स लगाए जाते हैं वो उससे इजेक्ट होकर अलग हो जाते हैं। इसको अपन मल्टी लेवल रॉकेट भी बोलते हैं, ताकि अधिक ऊंचाई तक जा सके। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जैसे ही रॉकेट से गैसेज का एग्जॉस्ट होना चालू होता है वैसे ही रॉकेट के द्रव्यमान में कमी आनी चालू हो जाती है। तो रॉकेट धीरे धीरे समय के साथ हल्का होता जाता है। तो रॉकेट हल्का होता जाता है तो उसकी वेलोसिटी इनडायरेक्ट रूप से बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट हल्का होगा तो उत्पन्न थ्रस्ट के कारण से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और उसके साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ यह भी है कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है तब रॉकेट के कुल द्रव्यमान के कारण से उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। वह नीचे की तरफ गति करता है, तो वह नीचे की तरफ गति करने का मतलब है कि रॉकेट की जो
टोटल इक्वेशन है बैलेंस करेंगे जो मोमेंटम कंजर्वेशन को, तो उसमें देखेंगे कि थ्रस्ट के कारण से उत्पन्न वेग के कारण से जो मोमेंटम है वह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो नीचे की तरफ भार लगता है उसको भी बैलेंस करेगा। तो आप एक छोटा सा डायग्राम देखिए, ये मैंने रॉकेट का डायग्राम बनाया हुआ है सिंपल सा। तो देखिए रॉकेट जब ऊपर की तरफ गति करता है तब इसका मतलब क्या होता है कि जो गैसेज हैं, जो गैसेज जब एग्जॉस्ट होती हैं तो उन गैसेज का जो वेग है वह मैंने यू डायरेक्शन लिया है, वह नीचे की तरफ है। तो गैसेज का वेग है स्मॉल यू वेग से, वह नीचे की तरफ है। और जो रॉकेट का गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो बल है एम जी, जहाँ कैपिटल एम है वह रॉकेट का कुल वेट है, कुल द्रव्यमान है। तो एम जी वह भी डाउनवर्ड है। तो इस जैसे जैसे रॉकेट में गैसेज एग्जॉस्ट होंगी तो उस गैसेज के एग्जॉस्ट के कारण से उस रॉकेट पर एक थ्रस्ट लगेगा, उस पर एक प्रणोद लगेगा, वह उसे ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो वह क्या होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं यू डी एम अपॉन डी टी, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यू यहाँ पर गैसेज का वेग है, ध्यान रखिएगा, जो गैसेज रॉकेट से बाहर निकल रहे हैं उसका वेग है। और डी एम अपॉन डी टी का मतलब क्या है, समय के साथ रॉकेट के कुल द्रव्यमान में परिवर्तन। तो वैसे तो द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन यहाँ पर रॉकेट का द्रव्यमान नियत नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रॉकेट का जो मेटालिक ढांचा बनाया गया है, जिसमें मशीनरी रखी हुई है, जिसमें कोई भी फ्यूल नहीं है, वह द्रव्यमान अलग है। लेकिन रॉकेट का कुल द्रव्यमान जो मैंने कैपिटल एम माना है, वह कैपिटल एम का मतलब है कि उसमें जो भरा गया फ्यूल उसका द्रव्यमान प्लस रॉकेट जिस मेटल से, जिस धातु से बनाया गया है उसका द्रव्यमान, दोनों मिलके उसका द्रव्यमान मैंने कैपिटल एम यहाँ पर माना है, जो कि समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें गैसेज जो फ्यूल है वह समय के साथ घटता हुआ जाएगा। तो जैसे जैसे यू वेग थ्रस्ट लगता है तो गैसेज हैं वो डाउनवर्ड दिशा में, डेल्टा एम गैस है वह एग्जॉस्ट हो रही है, तो डेल्टा एम बटे डेल्टा टी है वह थ्रस्ट के रूप में आएगा। अपन तो यहाँ पर थ्रस्ट के रूप में जो होगा फॉर्मूला होगा वह होगा वेलोसिटी गुणा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, जो मान होगा वह। और ध्यान रखिएगा उसका जो मान है वह नॉर्मली माइनस होना चाहिए, क्योंकि गैसेज का जो वेलोसिटी है वो अपन डाउनवर्ड ले रहे हैं और रॉकेट का जो वेग है वो ऊपर की तरफ ले रहे हैं, इस बात का खास ध्यान पर रखिए। तो जो गैसेज का वेग है वह है स्मॉल यू और रॉकेट का खुद का जो वेग है वह है स्मॉल वी, ये अपने यहाँ पर लिखा है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो रॉकेट को जो थ्रस्ट मिलता है, जो प्रणोद मिलता है, रॉकेट को ऊपर भेजने के काम आता है, जो ऊपर की वर्टिकल दिशा में गति करवाने के लिए, वह मान होगा माइनस का यू आर। अब माइनस का यू आर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो थ्रस्ट है वह जो गैसेज होती हैं रॉकेट से जो एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकलती हैं उनके विपरीत दिशा में है। इसका मतलब गैसेज हैं वो डाउनवर्ड दिशा में गति कर रही हैं और रॉकेट अब वर्टिकल अपवर्ड दिशा में गति कर रहा है। तो माइनस साइन अपन को यह बताता है। व्हाट इज आर, आर इज द वैल्यू ऑफ डी एम अपॉन डी टी, विच मीन्स दैट दिस इज द चेंज रेट ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर इसको अपन ने रेट ऑफ मास इजेक्शन भी बोला है। अब देन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, अपन रॉकेट का जो वेलोसिटी ज्ञात करें उससे पहले अपन यह आपके कोर्स का हिस्सा शायद न हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इतना इतना मैंने डेरिवेशन किया है, जो मैंने यहाँ पर लाइन खींची है, यह डेरिवेशन है, यह नॉर्मली रॉकेट का थ्रस्ट कैलकुलेशन करने के लिए है कि जो रॉकेट है उसको कितना प्रणोद मिलता है, कितना थ्रस्ट मिलता है, उसके लिए, ताकि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ सके। देन हाउ टू कैलकुलेट रॉकेट थ्रस्ट। तो आप ये देखिए कि रॉकेट का जो इनिशियल मोमेंटम है, जब रॉकेट स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उस टाइम में रॉकेट का वेग स्मॉल वी माना है और रॉकेट का कुल द्रव्यमान है वह है कैपिटल एम। अब कैपिटल एम का मतलब जब रॉकेट स्टार्ट ही हुआ है, रॉकेट का प्राइमरी वेलोसिटी और रॉकेट स्टार्ट हुआ तब उसमें गैसेज बहुत कम मात्रा में इजेक्ट हुए तो उसका द्रव्यमान अपने कैपिटल एम के बराबर ही माना है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम हो गया है कैपिटल एम इंटू वी। अब जैसे जैसे उसमें गैसेज हैं वो इजेक्ट होंगी नीचे की तरफ, गैसें निकलना चालू होंगी तो उसको थ्रस्ट मिलेगा। तो सपोज कीजिए कि डेल्टा टी टाइम के बाद में जो डेल्टा एम द्रव्यमान रॉकेट का कम हो चुका है, या डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एम द्रव्यमान की गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकल चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एम है वो जब एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकलता है तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, जो एम गैसेज है वो नीचे की तरफ निकलेंगी उसकी डायरेक्शन। तो अपन यहाँ पर द्रव्यमान में परिवर्तन को एम अपॉन डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जो वेलोसिटी है
उसको भी अपन सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्मॉल यू बराबर स्मॉल वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू। अब यहाँ पर देखिएगा कैपिटल यू क्या है, जो स्मॉल यू है वो गैसेज का वेग है, स्मॉल वी है वह रॉकेट का वेग है, डेल्टा वी है वह रॉकेट के वेग में परिवर्तन है डेल्टा टी समय में जब डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। लेकिन कैपिटल यू क्या है, कैपिटल यू है वो है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल रेफरेंस ऑफ फ्रेम, कि जो गैसेज निकल रही हैं उन गैसेज का एक्सटर्नल जो रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। एक्सटर्नल रेफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गैसेज निकल रहे हैं उनका वेलोसिटी को अपन दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं, एक तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में और एक बाह्य सिस्टम है, जैसे अपन बाहर खड़े हैं रॉकेट को देख रहे हैं तो अपने रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। अब क्या होगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि जितना थ्रस्ट नीचे की तरफ गैसेज लगा रही हैं उसके कारण से उतना ही रॉकेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उसको मिलेगा और रॉकेट ऊर्ध्वाधर दिशा में या वर्टिकल डायरेक्शन में गति करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तब मोमेंटम कंजर्वेशन यह है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, घटना से पहले का मोमेंटम और घटना के बाद का मोमेंटम समान होना चाहिए, या फिर किसी भी निकाय का जो विलगित निकाय है आइसोलेट सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम मस्ट बी अनचेंज्ड और मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी जो मोमेंटम है मैंने पी आई लिखा है और फाइनल मोमेंटम है पी एफ लिखा है। तो प्राइमरी मोमेंटम क्या है कैपिटल एम इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम अपन निकालेंगे यहाँ पर देखिए दो प्रकार से। सबसे पहले तो अपन निकालेंगे जो गैसेज हैं उनका जो द्रव्यमान में परिवर्तन है और उनका जो वेग है उनके कारण से, और दूसरा है रॉकेट के द्रव्यमान के कारण से और उसके वेलोसिटी के कारण से, दो मोमेंटम मिलेंगे। तो देखिए गैसेज का जो वेलोसिटी है डी एम, अब डायरेक्शन क्या है गैसेज की डाउनवर्ड है और रॉकेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसलिए माइनस साइन ले लिया है, और यहाँ पर माइनस यू प्लस वी प्लस डी वी, उसके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हो गई है। ओके, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अपन यहाँ पर कैपिटल डी इंटू यू के रूप में लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस में। यहाँ पर देखिए मैं इस यू को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि यू बराबर माइनस का यू प्लस वी प्लस डेल्टा वी, तो ये आ गया ना। तो ये देखिए डेल्टा एम इंटू कैपिटल यू यहाँ पर लिख सकते हैं, और कैपिटल यू का मान मैंने यहाँ से लिख दिया माइनस का स्मॉल वी माइनस का स्मॉल यू प्लस स्मॉल वी प्लस डी वी, ये मैंने लिखा है। ओके, अब रॉकेट के लिए देखिए, रॉकेट के लिए अपन लिखेंगे तो आएगा एम प्लस डेल्टा एम इंटू वी प्लस डी वी, ये हो गया रॉकेट के लिए। और ये गैसेज के लिए मोमेंटम, अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का यू डी एम इज इक्वल टू एम डी वी। तो ये होने के बाद में डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इन बोथ साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया माइनस का यू डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, और तब मैं एम डी वी अपॉन डी टी को लिख सकता हूँ माइनस का यू डी एम अपॉन डी टी। तो देखिए माइनस का यू तो हो गया गैसेज का वेग, और ये डी एम अपॉन डी टी है, दैट इज व्हाट इट इज द चेंज रेट इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको अपन कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए ये मैंने थ्रस्ट निकाल लिया, इट इज कॉल्ड ऑल्सो थ्रस्ट। तो ये क्या है एम डी वी अपॉन डी टी, गौर से देखिए एम क्या है मास, डी वी अपॉन डी टी डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन, तो एम ए फोर्स हो गया। तो इस प्रकार से अपन जो थ्रस्ट बोल रहे हैं वो एक प्रकार का फोर्स ही है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं तो वह दीवार भी आपको उतना ही धक्का मार रही है। वो न्यूटन का जो तीसरा नियम है एवरी एक्शन हैव एन रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो यहाँ पर फॉलो होता है। तब देखिए जब रॉकेट गति करेगा तो क्योंकि हर क्षण हर पल उससे गैसेज रिलीज हो रही हैं, तो उसी समय रॉकेट का जो द्रव्यमान है वह समय के सापेक्ष कम भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि समय के सापेक्ष कम होने से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेग बढ़ने से उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। जो त्वरण है वह होगा ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, विच मीन्स, अब देखिए त्वरण का मतलब क्या है कि रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है, लेकिन रॉकेट के अंदर ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी लगता है, वह क्या होगा रॉकेट की गति के विपरीत दिशा में होगा। तो रॉकेट तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डायरेक्शन में गति करता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो डाउनवर्ड होगा हमेशा, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, वो विद माइनस साइन होगा। तो ए इज इक्वल टू बराबर यू अपॉन वी, यू अपॉन कैपिटल एम डी एम अपॉन डी टी माइनस जी। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा,
अब गौर से देखिए आप, यू डी एम अपॉन डी टी, ये क्या है, ये थ्रस्ट है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का फोर्स है। तो फोर्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, तो बल बटे द्रव्यमान बराबर त्वरण ही होता है, तो इसलिए ये त्वरण हो गया। और ये रॉकेट के द्रव्यमान के कारण से, उसके बाहर के कारण से गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे की तरफ लगता है, उसको इसमें से अपन ने घटा दिया, तो माइनस जी का साइन आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने डी टी हटा दिया सब तरफ से, तो ये हो गया डी वी, ये u अपॉन एम इंटू डी एम और माइनस का जी डी टी। अब मैं इस इक्वेशन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अब देखिए मैं इसका करता हूँ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो अगर मैं लिमिट नहीं लूँगा तो उसमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट लेने के लिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं डी का इंटीग्रेशन। तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें वेलोसिटी की अपन को लिमिट लेनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी की लिमिट, जब रॉकेट प्रारंभिक अवस्था में था, जब टी बराबर 0 था, तो रॉकेट का वेलोसिटी क्या था, v0। मैंने v0, वैसे अपन 0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने v0 इसलिए माना है कि उसकी कोई भी वेलोसिटी मान सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, बहुत ही कम वेलोसिटी थी। और जब रॉकेट है वह गति किसी समय टी पर है, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। ओके, जब रॉकेट है वह प्रारंभिक अवस्था में था, तब उसका द्रव्यमान m0 और एक टाइम के बाद में उसका द्रव्यमान हो गया स्मॉल m0 था, और एक टाइम के बाद में हो गया स्मॉल m। ओके, और t है वह 0 से लेकर t तक ले लिया। अब इसकी देखो इंटीग्रेशन कीजिए, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि डी एक्स अपॉन एक्स इट इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहाँ पर देखिए डी वी का हो जाएगा इंटीग्रेशन v, लिमिट लेंगे तो v माइनस v0, और इसका हो जाएगा माइनस का u log m। अब log m के लिए लिमिट लेंगे तो ऊपर वाला लिमिट लेंगे तो स्मॉल m आ जाएगा, नीचे लेंगे तो विद माइनस साइन के साथ में log m0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log m0, ये वाला आ जाएगा। और इसकी लिमिट लेंगे, ये हो जाएगा gt, लिमिट लेंगे तो एक टी आएगा, एक जो आएगा तो माइनस का gt ही आएगा। तो अब जब लिमिट को अपन सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा v माइनस v0 बराबर माइनस का u log m अपॉन m0 माइनस gt। अब देखिए गौर से कि m0 है वह इनिशियल द्रव्यमान है रॉकेट का, जब वेलोसिटी 0 है, तो m0 इनिशियल द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो रॉकेट बनाया गया जिस मेटल का, उसका द्रव्यमान प्लस उसमें फ्यूल का द्रव्यमान। और m क्या है, m है किसी समय t पर जब फ्यूल काफ़ी कंज्यूम हो चुका है तब उसका द्रव्यमान, तो इसका मतलब कुछ कम हुआ है, तो m है वो m0 की तुलना में छोटा है, तो m इज लेस देन m0। इसीलिए अपन इसको चेंज कर देंगे, कंडीशन को m0 को ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो लॉग के लिए ये देखिए माइनस को ऊपर लेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, m अपॉन m0 विद -1 घात के साथ में आएगा, और उसको चेंज करेंगे तो m0 अपॉन m आ जाएगा। अब मैं देखिए यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी ध्यान रखिएगा, जो v0 को इधर लेके आता हूँ तो v बराबर v0 प्लस u log m अपॉन m0 माइनस gt, ये फॉर्मूला हो गया है मेरे पास में। सॉरी ये तो माइनस ही होगा, ये तो माइनस ही होगा, जब अपन आगे इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर m0 बने ऊपर ले लिया, क्योंकि m0 बड़ा है और m छोटा है लॉग के लिए। ओके, तो ये हो गया उस रॉकेट का फाइनल वेलोसिटी किसी समय t के ऊपर। तो किसी समय t पर क्या वेग हो गया, v बराबर v0 प्लस u log m0 अपॉन m माइनस का gt। किसी भी रॉकेट के लिए जिसको मल्टी स्टेज रॉकेट बोलते हैं, उस रॉकेट के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी यह होगी। अब सीधे सीधे देखिए, अगर उसी कोई भी रॉकेट है एक टाइम के बाद में जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है, तब उस पर तो गुरुत्वाकर्षण लगता ही नहीं है। इसका मतलब मैं सीधे सीधा बोल सकता हूँ, जब कोई भी रॉकेट है वह ग्रेविटी फ्री एनवायरमेंटल में गति कर रहा है, तो विच मीन्स जी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं अगर यहीं से सीधा सीधा g बराबर 0 ले लूँ तो इस केस में क्या होगा, v बराबर v0 प्लस u log m अपॉन m0, ये उस रॉकेट का नया वेलोसिटी हो जाएगा जब वह नॉर्मली किसी भी गुरुत्वाकर्षण रहित माध्यम में गति करेगा, जो कि मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। इफ रॉकेट इज इन ग्रेविटी फ्री एनवायरमेंटल, तो a बराबर डी वी अपॉन डी टी विच मीन्स u अपॉन m डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस g था वो हट गया। अब वापस भाई इसके आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेंगे तो सारी कंडीशन वैसी की वैसी ही आ जाएंगी, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। ओके, तो आज अपन ने लीनियर मोमेंटम के जो एग्जाम्पल हैं, नॉर्मली कॉलिजन्स टक्कर और रिकॉइल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट, इनके बारे में डिस्कस किया है। तो ये तीनों इसके लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है।
इसी पर बेस्ड अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर में इस पर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके लिए कंपटीशन और आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।